स्टोरी ऑर्बिट के हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ। आज हम एक ऐसी किताब की बारीकियों को समझेंगे जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल चुकी है। स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माय चीज। अब ये कोई नई किताब तो है नहीं, लेकिन इसकी सादगी में जो गहराई है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश सिर्फ कहानी दोहराने की नहीं होगी, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सरल सी कहानी बदलाव के मनोविज्ञान, हमारे डर और हमारी आदतों के बारे में क्या बताती है। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये किताब जितनी लोकप्रिय है उतनी ही इसकी आलोचना भी होती है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग इसे जीवन बदलने वाला ज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे एक तरह का कॉर्पोरेट प्रोपेगेंडा कहते हैं। जो कर्मचारियों को बिना सवाल के बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। एग्जैक्टली। तो आज हम इन दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के 4 किरदारों से। एक भूल भुलैया है जिसमें 2 चूहे हैं, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान हैं, हेम और हॉ। हाँ। और ये सब चीज की तलाश में है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये हम ही है। ये हमारे अंदर के ही अलग अलग रूप है। यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है, इसका रूपक एलिगरी। चीज आपकी नौकरी हो सकती है, आपका रिश्ता, आपकी सेहत या मन की शांति, कुछ भी। और भूल भुलैया है हमारी दुनिया, हमारा ऑफिस, समाज, या हमारा अपना मन। और चारों किरदार, स्निफ जो बदलाव को पहले से सूंघ लेता है, स्करी जो बस एक्शन लेता है फौरन, राइट, हेम जो बदलाव से इनकार करता है, डरता है, और हॉ जो कहानी का असली हीरो है, वो डरते डरते ही सही पर बदलना सीखता है। ये सेटअप इतना सरल है कि ये सीधे हमारे अवचेतन मन से बात करता है। सही बात है। तो कहानी की शुरू में इन चारों को चीज स्टेशन सी पर चीज का एक बहुत बड़ा भंडार मिल जाता है। हाँ, लाइफ सेट। उनकी जिंदगी एकदम सेट हो जाती है। लेकिन यहीं पर इंसानों और चूहों के व्यवहार में एक बहुत बड़ा फर्क दिखना शुरू हो जाता है। हेम और हाव वो पूरी तरह से आरामदायक और लापरवाह हो जाते हैं। ये सिर्फ आराम नहीं है, ये एक तरह का हक जताना है, इंटाइटलमेंट है। वे मानने लगते हैं कि ये चीज उनका है और ये हमेशा यहीं रहेगा। वो अपने दौड़ने वाले जूते कहीं टांग देते हैं, चप्पलें पहन लेते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वे अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। वे सफलता की इतने आदी हो जाते हैं कि वे आसपास के छोटे छोटे संकेतों को देखना ही बंद कर देते हैं। और वो संकेत क्या थे? किताब में जिक्र है कि चीज धीरे धीरे कम हो रहा था। हाँ, शायद उसका स्वाद भी बदल रहा था, वो पुराना हो रहा था। लेकिन हेम और हाव इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। जबकि स्निफ और स्करी वो हर रोज स्टेशन का मुआयना करते हैं। वे इन बदलावों को नोटिस कर रहे हैं। ये इंसानी फितरत पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है ना? बिल्कुल। हमारी जो जटिल बुद्धि है वो कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चूहे बस अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हैं, देखा चीज कम हो रहा है, सूंघा की बासी हो रहा है। उनका दिमाग सिंपल है, डेटा मिला, निष्कर्ष निकाला, तैयार रहो। हाँ, दूसरी तरफ हेम और हॉ की सोच, वो भावनाओं, उम्मीदों और अहंकार से भरी हुई है। वो उस हकीकत को देखना ही नहीं चाहते जो उनके आराम को भंग कर दे। इसे नॉर्मैलिटी बायस कहते हैं शायद। हाँ, नॉर्मैलिटी बायस, ये मानना कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं। और फिर एक सुबह वही होता है जिसका डर था। चीज स्टेशन सी पूरी तरह से खाली है। बिल्कुल खाली। अब यहाँ जो प्रतिक्रिया होती है वहीं से कहानी का असली मर्म निकल कर आता है। स्निफ और स्करी क्या करते हैं? वो एक पल के लिए भी नहीं रुकते। उनके लिए स्थिति बहुत साफ है। वो विश्लेषण करने में समय बर्बाद नहीं करते कि चीज कहाँ गया, किसने हटाया। ये गलत है, ये सब नहीं। कुछ नहीं। उनके लिए समीकरण सीधा है, यहाँ चीज नहीं है तो कहीं और होगा, चलो ढूंढते हैं। उन्होंने अपने जूते पहने जो उन्होंने हमेशा तैयार रखे थे और निकल पड़े। लेकिन हेम और हॉ, उनका रिएक्शन बिल्कुल उल्टा है। वो सदमे में है, गुस्से में है। हाँ, वो चिल्लाते हैं, मेरा चीज किसने हटाया? ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि चीज कहाँ चला गया, वो पूछ रहे हैं किसने हटाया। हाँ। वे खुद को पीड़ित मान रहे हैं। ये पीड़ित मानसिकता है, विक्टिम मेंटालिटी। हाँ, जब आप मानते हैं कि आपके साथ कुछ किया गया है तो आप अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं। हेम और हॉ वहीं रुककर इंतजार करते हैं कि कोई उनका चीज वापस लाएगा। हाँ, हेम तो गुस्से से भर जाता है और बार बार चिल्लाता है, हम इसके हकदार हैं। कई दिनों तक वे यही करते रहते हैं। रोज खाली स्टेशन पर आते हैं और ज्यादा निराश और भूखे होकर लौटते हैं। लेकिन फिर
हॉक के अंदर कुछ बदलना शुरू होता है। उसे इस पूरी स्थिति की बेतुकी बात समझ आने लगती है। हाँ, एक पल आता है जब हॉ खुद पर हंसता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ है। अच्छा। जब आप अपनी ही मूर्खता पर हंस पाते हैं तो आप उस स्थिति से भावनात्मक रूप से खुद को थोड़ा दूर कर लेते हैं। आप समस्या का हिस्सा नहीं रहते, आप उसे बाहर से देख पाते हैं। उसे एहसास होता है कि हम रोज एक ही काम कर रहे हैं और अलग नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। जो पागलपन की परिभाषा है। और यही वो हैम को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हैम वो तैयार नहीं होता। नहीं, हेम का डर इतना ज्यादा है कि वो उस जानी पहचानी आरामदायक जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता, भले ही वहां अब कुछ ना बचा हो। ये बहुत से लोगों के साथ होता है ना। एक बुरी नौकरी या एक टूटे रिश्ते में सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वो जाना पहचाना है। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर हॉ खुद से वो सवाल पूछता है जो इस किताब का केंद्र है। अगर मुझे डर नहीं लग रहा होता तो मैं क्या करता? हाँ, ये सवाल जादू की तरह काम करता है। ये डर को स्वीकार करता है, उसे लकारता नहीं है। मतलब ठीक है, डर मौजूद है, लेकिन एक पल के लिए उसे बाजू में रखकर सोचो कि तुम असल में क्या चाहते हो। एग्जैक्टली। इस सवाल ने उसे पैरालिसिस से एक्शन की तरफ धकेल दिया। तो हो अकेले ही निकल पड़ता है। निकलने से पहले वो दीवार पर लिखता है, अगर तुम नहीं बदलते तो तुम खत्म हो सकते हो। ये जो उसका दीवार पर लिखने का सिलसिला है, ये भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, मुझे लगता है ये दोनों के लिए है। बाहरी तौर पर यह हेम के लिए एक संदेश है, एक उम्मीद कि शायद वो भी हिम्मत करे। लेकिन ज्यादातर अपने लिए। हाँ, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो ये अपने लिए कर रहा है। जब हम किसी नई सीख को लिखते हैं तो हम उसे अपने दिमाग में मजबूत करते हैं। ये एक तरह का सेल्फ एफर्मेशन है। जैसे उसने आगे जाकर लिखा, जब तुम अपने डर से आगे बढ़ते हो तो तुम आजाद महसूस करते हो। बिल्कुल। उसका सफर आसान नहीं है। उसे अंधेरे रास्तों से डर लगता है, वो अकेला है। लेकिन जैसे ही उसे चीज के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ती है। ये दिखाता है कि बदलाव एक बड़ा कदम नहीं होता, बल्कि छोटी छोटे कदमों की एक श्रृंखला होती है। हर छोटी सफलता आपको अगली सफलता के लिए ऊर्जा देती है। और उसे एक और जरूरी बात समझ आती है। क्या? उसे एहसास होता है कि चीज स्टेशन सी में चीज रातों रात गायब नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। सही बात है, यही वो सीखता है। बदलाव को पहले से सूंघो ताकि तुम पुरानी चीज के खत्म होने के लिए तैयार रहो। मतलब हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हाँ, अपनी सफलता को तहीनम मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। और फिर आखिरकार हॉक को चीज स्टेशन एन मिलता है। और वो देखता है कि वहां ना सिर्फ चीज है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा और बेहतर किस्म का चीज है। और स्निफर्स करी वो तो वहां पहले से ही मौजूद है, मजे कर रहे हैं। ये कहानी का इनाम है। ये बताता है कि बदलाव का सामना करने का इनाम अक्सर उस चीज से बेहतर होता है जिसे हमने खोया था। हाँ, हॉक को एहसास होता है कि भूल भुलैया में यात्रा करना उतना डरावना नहीं था जितना उसने सोचा था। असली डर तो हमारे मन में था, हकीकत में नहीं। तो कहानी के अंत में हॉ अपने सारे सबक एक बड़ी दीवार पर लिख देता है कि बदलाव होकर रहता है, उसका अनुमान लगाओ, उसे जल्दी अपनाओ और उसका आनंद लो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किताब का जो दूसरा हिस्सा है वो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में है। हाँ, जब कुछ पुराने दोस्त मिलकर इस कहानी पर चर्चा करते हैं और यहीं से हमें इसकी आलोचना का पक्ष भी मिलता है। बिल्कुल। एक दोस्त जिसका बिजनेस एक बड़े स्टोर के आने से ठप हो गया, वो कहता है कि काश उसने ये कहानी पहले पढ़ी होती। तो वो हैम की तरह इंतजार नहीं करता। हाँ, लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है जिसकी कॉर्पोरेट जगत में अक्सर आलोचना होती है। क्या हर बदलाव अच्छा होता है? बहुत जरूरी सवाल है। क्या मैनेजमेंट द्वारा लिया गया हर फैसला सही होता है और जो कर्मचारी उस पर सवाल उठाए वो हैम है? ये किताब प्रतिरोध को, मतलब रेजिस्टेंस को, एक व्यक्तिगत विफलता के रूप में दिखाती है। हाँ, कि आप डरपोक हैं या आप बदलना नहीं चाहते। लेकिन क्या प्रतिरोध कभी-कभी एक तार्किक और समझदारी भरा कदम नहीं हो सकता? हो सकता है कि हैम देख रहा हो क्या नया चीज जहरीला है। बिल्कुल, किताब इस बारीकी को नजरअंदाज कर देती है। ये मानकर चलती है कि नया चीज हमेशा बेहतर होगा और भूल भुलैया में आगे बढ़ना ही एकमात्र सही रास्ता है। असल जिंदगी में, खासकर किसी कंपनी में, बदलाव अक्सर ऊपर से थोपे जाते हैं और उनके पीछे की वजह साफ नहीं होती। ऐसे में जो कर्मचारी सवाल पूछता है उसे हैम का लेबल लगाकर चुप कराना बहुत आसान हो जाता है। ये किताब का एक संभावित दुरुपयोग है। तो फिर इस कहानी का सही इस्तेमाल क्या है? अगर हम इसे आंख बंद करके ना अपनाएं तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल एक संवाद, एक डायलॉग शुरू करने के लिए है, जैसा कि कहानी में माइकल अपनी कंपनी में करता है। हाँ, इस कहानी ने उसकी टीम को बदलाव के बारे में बात करने के लिए
एक सुरक्षित और सरल भाषा दी। आप बदलाव का विरोध कर रहे हैं कहने के बजाय वे कह सकते थे, लगता है हम सब थोड़ा हेम जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये आरोप को हटाकर आत्मचिंतन को बढ़ावा देता है। एग्जैक्टली इसका मकसद लोगों को ये पहचानने में मदद करना है कि कहीं उनका अपना डर तो उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा। यह एक व्यक्तिगत उपकरण है, मैनेजमेंट का हथियार नहीं। मतलब हमें खुद से पूछना होगा कि हमारा प्रतिरोध डर से आ रहा है या तर्क से। एकदम सही। क्या हम सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें अनिश्चितता से डर लगता है, या हमारे पास ये मानने के ठोस कारण है कि यह बदलाव गलत दिशा में है? और कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म होती है। हाँ, हॉ को उम्मीद है कि शायद उसका दोस्त हेम भी आ रहा होगा, लेकिन किताब हमें कभी नहीं बताती कि हेम ने खुद को बदला या नहीं। ये सवाल जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है। और यही सवाल कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है। जब हमारी जिंदगी का चीज हटता है, चाहे वो नौकरी छूटना हो, कोई रिश्ता टूटना हो या सेहत की कोई चुनौती हो, तो हमारे पास चुनाव होता है। क्या हम हेम की तरह वहीं बैठकर शिकायत करते रहेंगे, अतीत को कोसते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए? या हम हॉ की तरह अपने डर को स्वीकार करके हिम्मत जुटाकर एक नए और शायद बेहतर चीज की तलाश में निकलेंगे? ये चुनाव हर पल हमारा अपना होता है। अंत में शायद सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि नया चीज कैसे खोजा जाए। सबसे बड़ा सबक ये है कि भूल भुलैया में यात्रा करने की कला कैसे सीखी जाए। सही बात है। क्योंकि चीज तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर आपको भूल भुलैया में घूमना आ गया, अगर आपने डर के साथ चलना सीख लिया, तो आप किसी भी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। असली आजादी मंजिल में नहीं, उस सफर में है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट को सब्सक्राइब भी करें।